अच्छा बेटा, हम लोगों ने ना कल जो चीजें डिस्कस की थी, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था, दैट वाज वेरी वेरी सिंपल। हमने ना सबसे पहले ये पढ़ा था जी, कि मैं थोड़ा सा इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि एवरी वन ऑफ अस मस्ट बी ऑन द सेम पेज। यूनिट 4 था स्टेट्स ऑफ मैटर। मैंने आपको पहले भी बताया, मोर देन 95% केसेस में क्वेश्चन गैसेस से आता है। असल में ना क्वेश्चन अगर सॉलिड से आ भी जाए, टाइप्स ऑफ सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो चूंकि बॉन्डिंग में हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, तो हमें ऐसा जितना फील भी नहीं होता। बहरहाल फिर बेटा हम लोगों ने यहाँ पे कुछ आइडियल गैस से रिलेटेड पढ़ा था। हमने कहा था कि आइडियल गैस में पार्टिकल्स के दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। बाज बुक्स में ये भी लिखा होता है जी कि हमारे पास एक्चुअल वॉल्यूम से मुराद है एक मॉलिक्यूल गैस का वॉल्यूम लिया, फिर दूसरे का लिया, अगर 1 मोल है तो वो एवागेड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑक्युपाइड। अब आप सबको पता है जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई गैस होता है। तो बेटा ये हम ज्यादा यूज करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वो भी आप कर सकते हो। फिर बेटा हम कहते हैं कोलिजन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इलास्टिक कोलिजन होती है, कोई लॉस या गेन ऑफ एनर्जी नहीं होती। मैं कल भी एग्जांपल आपको बता रहा था कि हमारे पास लेट से हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आके हमारे साथ कोलाइड कर रहे होते हैं, हमें फील ही नहीं होता बिकॉज दे आर नॉट ट्रांसफरिंग द एनर्जी। फिर बेटा मैंने आपको बताया कि अगर एग्जामिनर कहे कि गैस डेविएट मोस्ट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, तो बेटा आपने देखना है स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये डेविएट वाला था, ये वाली चीज, ये डेविएट, ये तो गायब भी हो गया, ये डेविएट था जी। तो आपने देखना है स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर। और अगर कहे गैस इज बिहेविंग लाइक एन आइडियल गैस, तो फिर बेटा हम देखते हैं लीस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये कल बेटा मैं डिटेल में आपको बता चुका हूं। कंडीशन बेटा हमने कहा था कि हमारे पास आइडियल गैसेस के लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए ताकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर पार्टिकल के दरमियान है इट बिकम लेस सिग्निफिकेंट, वो ब्रेक डाउन हो जाए। और फिर बेटा हम कहते हैं जी कि प्रेशर लो हो ताकि गैस के पार्टिकल एक दूसरे से फार अवे हो बेटा। और इसको हमने फिर बेटा मैंने आपको बताया था कि गैसियस लॉ होती है हमारे पास, बॉयज लॉ हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम जो होता है आपके पास दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर। लेकिन हमने स्पेसिफिकली यहाँ पे लिखा था गिवन मास, मीन वी आर नॉट चेंजिंग द मोल, वी आर नॉट चेंजिंग द टेम्परेचर। तो ये बेटा फिर बेटा हमने कहा था कि पी को इधर ले है, तो हमने कहा था पी वी कांस्टेंट है, पी वन वी वन। फिर बेटा हमने कहा था कि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, इसलिए हमने इसको क्रॉस कंसीडर किया था। हमने कहा था कि ये हमारे पास प्रॉपर ग्राफ है, ये v ओवर 1/p का और ये pv का ग्राफ है जी। ये बेटा कल हम लोगों ने सारी की सारी चीजें डिस्कस की थी। ये बेटा वर्कशीट है जो मैंने आज आप लोगों के साथ भेजी है। इट कंटेन ओनली 93 क्वेश्चन। ठीक है जी, कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं था। इंशाल्लाह ताला भी हम हो जाए। अच्छा बेटा इसमें ना ये शुरू में कुछ क्वेश्चन है, इंशाल्लाह ताला मैंने आपको कहा है कि ये इसी वीक में हमने इस यूनिट को फिनिश भी करना है, तो हम ऑब्वियसली करेंगे भी सही। अ, ये इसमें मेजॉरिटी क्वेश्चन आइडियल गैस से रिलेटेड है, वो भी हमने नहीं पढ़ा, आज ही हम इंशाल्लाह वो आइडियल गैस पढ़ेंगे। ये सारे के सारे जी, ये क्वेश्चन बेटा आपके पास है जून 2023। याद रखिए इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि रीसेंट पेपर के भी क्वेश्चन हो, जैसे मार्च का। अभी जाहिर है जून का पेपर प्रॉपरली ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ, वैसे क्रैक के लेवल पे अवेलेबल है, तो इसलिए मैंने उसके क्वेश्चन नहीं डाले बेटा। अब याद है मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि आपने इस कैटेगरीज के क्वेश्चन लाजमी देखने हैं, और 2021 नवंबर तक बकायदा एक सेक्शन बी भी होता था। तो खैर हम वो बात की डिस्कशन करेंगे, फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि आपके ख्याल में कौन सी ऑप्शन ठीक है बेटा। ये पहले आप लोग बताएं, एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, फिर बेटा हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला जी।
जी बेटा जी, शाबाश। डी अकॉर्डिंग टू वन स्टूडेंट। यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल कंटेन नो मास, ये बेटा गलत है। याद रखिएगा, एवरी सब्सटेंस हैज सम मास। तो ये जो बेटा इंफॉर्मेशन है, दिस इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग, उनका मास होता है बेटा। हाँ, हमारे पास गैस मॉलिक्यूल हैज नो वॉल्यूम। एक्चुअली हमारे पास आइडियल गैस की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उनका जो वॉल्यूम होता है गैस मॉलिक्यूल का, वो निग्लिजिबल होता है। कल भी मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी कि 500 सीएम क्यूब का कंटेनर है, उसमें लेट से ऑक्सीजन गैस है, तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम 500 है। आप उसी में नाइट्रोजन गैस ऐड कर दो तो नाइट्रोजन का वॉल्यूम भी 500 है। इसका मतलब है जब आपने नाइट्रोजन ऐड की तो ऑक्सीजन के वॉल्यूम को आपने जीरो कंसीडर किया, नो वॉल्यूम कंसीडर किया, तो ये इंफॉर्मेशन ठीक है। नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ऑल्दो इन रियलिटी बहुत इग्नोरेबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बट वी यूज्ड टू से दे हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बेटा डी इज द राइट आंसर बेटा। मैं एक आध क्वेश्चन आपको बेटा और इसलिए बताऊंगा ताकि थोड़ा सा आपको पता चले कि कल हमने क्या पढ़ा था। याद है बेटा, मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन बिहेव मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए हमेशा हमारे पास टेम्परेचर हाई होना चाहिए, प्रेशर लो होना चाहिए। टेम्परेचर हाई मीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान ब्रेक हो जाए, नो फोर्स। और प्रेशर लो मीन पार्टिकल मस्ट बी मैक्सिमम अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये बेटा हमारे पास थी ऑप्शन, दिस इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, अब देखिए बेटा एक छोटी सी चीज, मैं थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बताता हूं। नवंबर 2022 के पेपर में एग्जामिनर हमें कह रहा है फोर सब्सटेंस विच सब्सटेंस शो एन आइडियल कंडीशन आपके पास मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस। अब बेटा सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, उसने यहां पे हमें गैसेस भी बताई हुई है, टेम्परेचर भी बताया हुआ है, प्रेशर भी बताया हुआ है। सबसे पहले आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को देखना है, गैसेस को देखना है बेटा। आप सबको आइडिया है कि हाइड्रोजन क्लोराइड HCl में परमानेंट डाइपोल फोर्स होती है। कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर है, टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। नाइट्रोजन नॉन पोलर है, टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ऑक्सीजन नॉन पोलर है, टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो हमने सबसे पहले इसको इलिमिनेट कर दिया। अब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का Mr44 होता है, नाइट्रोजन 20। बेसिकली Mr के बजाय हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं, आई एम सॉरी फॉर दैट, मैंने Mr कह दिया। कार्बन डाइऑक्साइड में 16 + 6 22 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में हमारे पास 16 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिर हम इलिमिनेट कर देते हैं। नाउ दीज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अब अगर ये दोनों क्लोज हैं तो आप देखिएगा नाइट्रोजन का टेम्परेचर ज्यादा है और प्रेशर भी कम है, तो नाइट्रोजन विल बी द बेस्ट ऑप्शन। वैसे स्ट्रेंथ ऑफ टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑक्सीजन में स्लाइटली ग्रेटर होती है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए बेटा हम यहाँ पे एक एक चीज को कंसिडर कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक थ्योरी का क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। ये हमने कल पढ़ लिया था, ग्रेटेस्ट डेविएशन याद है बेटा आप लोगों को? किस चीज को देखेंगे? एक मिनट बेटा, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा। बेटा नाइट्रोजन को हमने डाई एटॉमिक ही कंसिडर किया है। एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है। एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, O2 में 16 इलेक्ट्रॉन है। हमने डाई एटॉमिक ही कंसिडर किया है।
इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा कि हम एमआर की बात नहीं कर रहे बेटा, वी कंसिडर देम एज डायटोमिक। greatest deviation greatest deviation mean strongest intermolecular forces। और इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमालिकुलर फोर्सेस ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड होता है अमोनिया में, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। ठीक है, मैं सिर्फ एक एक थ्योरी का क्वेश्चन मैं देखना चाहता। अच्छा बेटा, क्वेश्चन सेक्शन 1 की मार्किंग स्कीम मैंने यहाँ पे दे दिया, सेक्शन 2 की मैंने यहाँ पे दे दिया, और हमारा काम है थ्योरी का एक क्वेश्चन 2021 के पेपर का ये वाला क्वेश्चन, बस दैट्स इट। और भी क्वेश्चन है लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ फिलहाल इधर तक की रुकती है। एक्सप्लेन व्हाई नाइट्रोजन बिहेव more like an ideal gas than carbon monoxide does at 20 डिग्री सेल्सियस 101 किलो पास्कल। यानी दोनों गैसेस सेम टेम्परेचर के ऊपर सेम प्रेशर पे हैं। बाय द वे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दोनों में सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दोनों में N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन में 6 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 हैं। इट इज आल्सो हैविंग 14 इलेक्ट्रॉन। आपने बताना क्या है कि नाइट्रोजन बिहेव मोर लाइक एन आइडियल गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड डज। यानी बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि इन दोनों के कंपैरिजन में this one is behaving more like an ideal gas। तो अब बेटा आप बताएं कि क्या आंसर हो सकता है बेटा, शाबाश। और क्वेश्चन है 2 स्कोर के लिए। जी बेटा जी, शाबाश। अब बेशक टाइप कर लें, अगर आप नहीं बोलना चाह रहे, माइक नहीं काम कर रहा, तो बेशक बेशक टाइप करके मुझे बता दीजिए। अच्छा बेटा, मुझे पहले नंबर पे ये बताइएगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर आइडियल, तो इससे मुराद इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होनी चाहिए या वीक होनी चाहिए? स्ट्रांग और वीक तो लिखना आसान है ना बेटा जी, तो यू कैन राइट वीक। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा अब बेटा मैं एक छोटी सी मॉडिफिकेशन बेटा करूंगा ईशल बेटा। आपने ठीक लिखा है, ये एक स्कोर आपने लिखा है जहां पे आप कह रहे हो ना, बेसिकली हमें कैसे पता चलेगा कि नाइट्रोजन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं बेटा? तो हम स्पेसिफाई करेंगे कि नाइट्रोजन नॉन पोलर है, इट कंटेन टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। कार्बन मोनोऑक्साइड इज पोलर, इट इज हैविंग, अच्छा इसमें टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल भी है। ये अगर आप में से किसी बच्चे ने केमिकल बॉन्डिंग वाला यूनिट किया है तो उसमें एग्जामिनर ने लिखा हुआ है नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड में वंडरवाल फोर्सेस की टाइप्स बताएं। तो नाइट्रोजन में सिर्फ और सिर्फ हम बताते हैं टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, कार्बन मोनोऑक्साइड में दोनों बताते हैं परमानेंट डाइपोल एज वेल एज टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इसमें बेटा आप बताओगे कि इसमें हमारे पास परमानेंट डाइपोल या डाइपोल डाइपोल एज वेल एज टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अब बेटा अब आपके पास सेकंड स्कोर आ जाता है। सो नाइट्रोजन हैज वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। मैं जानबूझ के यहां पे नहीं लिख रहा बेटा, आई रियली वांट कि आप लोग खुद से लिखें बेटा,
इस वजह से बेटा मैं यहां पे नहीं लिख रहा स्टेप 1, ताकि कल को कोई भी क्वेश्चन आ जाए। पहला स्कोर आपने ये बताना है कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस क्या हैं। पहले नंबर पे आपने क्या बताना है बेटा, टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, टाइप ऑफ फोर्सेस। नाइट्रोजन में सिर्फ टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, कार्बन मोनोऑक्साइड में परमानेंट डाइपोल एज वेल एज टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। सेकंड स्कोर है कंपैरिजन का। अब आप बताओगे कि नाइट्रोजन हैज वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर टू कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बेटा हम आ जाते हैं, ये कुछ समझ आई है बेटा आप लोगों को? जी बेटा शाबाश। बाकी खामोश खामोश हैं बेटा, बाकी बच्चों को भी समझ आ रही है बेटा? जी बेटा गुड, शाबाश एवरीवन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी बच्चे को। ये आप लिख लोगे, लिख के मुझे आप क्लास के बाद भेजोगे भी सही, ठीक है इसका आंसर। बल्कि एक काम करते हैं, इसका आंसर भी बेटा आपने मुझे भेजना है जी। देखो मैं भी तो रात 11:30-12 बजे जो ही अपलोड होती है वीडियो तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अब आप भी थोड़ा सा एफर्ट करें, ये भी मुझे आपने भेजनी है, ठीक है। अब बेटा हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम कल जो डिस्कस कर रहे थे, कल की जो हमारी डिस्कशन थी उसमें हमने बेसिकली, अच्छा लास्ट के नाम याद ना भी करें। जी जी बेटा जी, लास्ट के नाम अगर आपको याद ना भी हो, एक ये वाला क्वेश्चन था, तो कोई बेटा एज सच इशू नहीं है, क्योंकि एज सच हमारे कोर्स में डायरेक्टली लास्ट के नाम मेंशन नहीं है, ठीक है। लेकिन इट इज बेटर कि आपको रिलेशनशिप का पता होना चाहिए। यानी हमारे पास वॉल्यूम और प्रेशर का क्या रिलेशनशिप है, जो कल बेटा हम लोगों ने पढ़ा था, एक्चुअली से हम बॉयज लॉ कहते हैं। लेकिन आपको मेन जो चीज है वो ये पता होनी चाहिए कि रिलेशनशिप क्या है। आज बेटा हम देखेंगे टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप। इसी तरीके से बेटा हम प्रेशर का देखेंगे, तो हमने बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप पढ़ने हैं। हमें कोई वो बाकी नहीं है जी कि आप लास्ट के नाम लाजमी याद करें ए लेवल में, एज सच जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा था कि आपने ओ लेवल आईजीसीएसई फिजिक्स में अगर पढ़े हुए हैं वेल एंड गुड, नहीं पढ़े हुए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें मेनली ये पता होना चाहिए कि हमारे पास वॉल्यूम के साथ नंबर ऑफ मोल का, वॉल्यूम के साथ प्रेशर का, वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप है। तो ये बेटा वैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड लॉ, चार्ल्स लॉ। ये बेटा हमें किस किस का रिलेशनशिप देता है? रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब बेटा मैं यहाँ पे पहले आपको बताता हूँ कि बेसिकली हम क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं और क्या क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस। याद है बेटा मैं कल भी आपसे एक चीज डिस्कस कर रहा था, वेन एवर वी आर यूजिंग द टर्म गिवन मास ऑफ ए गैस, इसका मतलब है किसी भी एक स्पेसिफिक गैस को हम ले रहे हैं और उसका गिवन मास, उसका मास चेंज नहीं कर रहे। वो 10 ग्राम है, 20 ग्राम है, 1000 ग्राम, इट डजंट मैटर, कोई भी एक स्पेसिफिक उसका मास है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ दिस इज द की थिंग। हमने ये नहीं कहा कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नहीं, हमने यहां पे स्पेसिफिकली कहा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैं इसको पहले कंप्लीट कर दूं। एट कांस्टेंट प्रेशर। याद रखें, कल भी मैं डिस्कस कर रहा था, ये जितने भी लॉस हैं ये सब के सब आइडियल गैस लॉस हैं। यानी बेसिकली आइडियल गैस इन लॉस को भी वो ओबे करती है। अगर गैस आइडियल नहीं है, डेविएट कर रही है, तो बेटा वो इन लॉस को फॉलो नहीं करेगी। तो हम यहां पे कह रही हैं कि वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास एंड प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा। आई एम श्योर कि आप में से मेजॉरिटी बच्चों को पता होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। Absolute temperature mean temperature in Kelvin। आपको शायद आइडिया हो, केल्विन में जो टेम्परेचर होता है वो सेंटीग्रेड +273 होता है। ये बेटा आपको पता होना चाहिए। यानी जब हम टेम्परेचर को केल्विन में रिकॉर्ड करते हैं इंस्टेड ऑफ सेंटीग्रेड, तो हम कहते हैं जी कि ये हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो हम यहाँ पे कहते हैं जी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। और बेटा हम इस साइन को, ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको बेटा जब हम हटाते हैं तो हम यहां पे लिख देते हैं V इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू टी, या हम इसे यूं भी लिख देते हैं V ओवर टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जिस तरह कल हम पढ़ रहे थे बेटा, यहां पे हम लिख देते हैं V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2 सो ऑन, एंड फाइनल आंसर इज कांस्टेंट। तो क्या कहा बेटा हमने? हम ये कह रही हैं कि हमारे पास वॉल्यूम गिवन मास ऑफ गैस से मुराद है मास, अमाउंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा बेटे, एक चीज आई एम श्योर कि आप में से मेजॉरिटी बच्चों को पता होगी, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो होता है उसमें 0 केल्विन इज अनअचीवेबल। पता है बेटा आप लोगों को इस बात का? यानी 0 केल्विन इज अनअचीवेबल, इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए मेजॉरिटी केसेस में ये ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता 100%, लेकिन नॉर्मली हम इसे थोड़ा सा ऊपर करके बनाते हैं। हम इस तरीके से बेटा दिखाते हैं। हाँ, आप इसे एक्स्ट्रापोलेट करें, 0 तक जा सकता है बेटा। तो ये बेटा आपके पास वॉल्यूम, कोई भी वॉल्यूम का यूनिट हो सकता है। ये बेटा टेम्परेचर, इसका यूनिट केल्विन, वॉल्यूम का कोई भी यूनिट हो सकता है। लेट से हम कह देते हैं वॉल्यूम हमारे पास मीटर क्यूब, वॉल्यूम डीएम क्यूब में भी हो सकता है इस इक्वेशन में। हाँ, जब आइडियल गैस करेंगे वहां पे मीटर क्यूब कंपलसरी होगा। यहाँ पे वॉल्यूम सीएम क्यूब में भी हो सकता है, किसी भी चीज में हो सकता है वॉल्यूम, देयर इज नो इशू एट ऑल। अब बेटा थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ चीजें और बताता हूँ, इंशाल्लाह ताकि आपको प्रॉब्लम ना। अच्छा, एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है जी, ताकि थोड़ी सी मेरी तसल्ली हो जाए। कैलकुलेटर है बेटा, आप लाजमी अपने पास रख लें। कैलकुलेटर नहीं है, यू कैन यूज योर सेल फोन फॉर द कैलकुलेशन एज वेल। लैपटॉप पे बेशक आप वो कर सकते हो, कैलकुलेटर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन ये है, वॉल्यूम ऑफ helium gas at 27 degrees Celsius is
2dm cube. At what temperature volume of helium gas will become 4dm cube, keeping number of mole and pressure कांस्टेंट. मैं यहां पे आपको ऑप्शन भी बता रहा हूं जी. ऑप्शन नंबर 1 54 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 273 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 327 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 600 डिग्री सेल्सियस. क्या याद करेंगे? ऑप्शन भी मैंने आपको बता दी. आपने सिर्फ मुझे ये बताना है कि ए बी सी में से कौन सा आंसर है बेटा. शाबाश. कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हो. ए बेटा, इतने जल्दी आपने बता दिया जी. सी बेटा. और बेटा कोई बच्चा जी? और बेटा शाबाश बताएं. सी बेटा. अब दो बच्चों ने सी आंसर कर दिया, दो. अब सी के ज्यादा बढ़ गया जी. देखो बेटा, मैं आपको एक चीज बताता हूं. जिन्होंने ए किया, पता है उन बच्चों ने क्या मिस्टेक की? उन्होंने देखा ये 27 है, वॉल्यूम 2 से 4 हुआ, तो उन्होंने इसको भी डबल कर दिया. हमने तो ये नहीं कहा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. क्या बेटा कहीं पे हमने ये बात की है बेटा? हमने तो ये पढ़ा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. इस 27 डिग्री सेल्सियस को अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट करें तो आप कहोगे 27 प्लस 273 300 केल्विन. अब चूंकि वॉल्यूम डबल हो रहा है 2 से 4, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर डबल होना चाहिए. 300 मल्टीप्लाई बाय 2 600 केल्विन. लेकिन प्रॉब्लम क्या है? एग्जामिनर हमें सारी की सारी ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में दे रहा है बेटा, केल्विन में तो वो दे ही नहीं रहा बेटा. सो व्हाट वी विल डू, हम इसको दोबारा से कन्वर्ट करेंगे. -273 माइनस करेंगे 327, हमारे पास डिग्री सेल्सियस आ जाएगा. ये 2 है बेटा, 1 मिनट में से 327. तो ये बेटा हमारे पास सी इज द आंसर. अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? तो देखे ना बेटा, हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस 27. हमने ये पढ़ा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. तो 27 डिग्री सेल्सियस मीन 300 केल्विन. वॉल्यूम डबल, डायरेक्ट रिलेशनशिप से मुराद है टेम्परेचर मस्ट बी डबल. 300 को 2 से मल्टीप्लाई किया 600 केल्विन. ऑप्शन चूंकि डिग्री सेल्सियस में है तो 600 केल्विन को दोबारा रिकन्वर्ट करती हैं. -273 हमने किया 327. सी इज द आंसर. अच्छा, अब बेटा यहां पे ना एक बिल्कुल सिंपल सलाह है. इसे हम कहते हैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. वैसे इन रियलिटी पार्शियल प्रेशर हम यूनिट 7 केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और बकायदा 1 से 2 स्कोर का क्वेश्चन आता है जहां पे एग्जामिनर हमें कहता है डू द कैलकुलेशन फॉर द पार्शियल प्रेशर एज वेल. वो ऑब्वियसली हम डिटेल में वहां पे पढ़ेंगे. लेकिन यहाँ पे हम एक जनरल सी चीज पढ़ रही हैं. अगेन एज आई सेड अर्लियर, नेमिंग की कोई जरूरत नहीं, लेकिन आपको एप्लीकेशन का लाजमी पता होना चाहिए. मैं नाम इसलिए लिख रहा हूं
ताकि आप लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाएँ। इसका एक आध एमसीक्यूज़ है, अदरवाइज़ पार्शियल प्रेशर इन डिटेल हम केमिकल इक्विलिब्रियम के यूनिट में पढ़ेंगे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। बेटा सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पार्शियल प्रेशर किस चीज़ को कहती है। जब हमें ये पता चल जाएगा कि पार्शियल प्रेशर क्या है, देन इस लॉ को समझना आसान है। पार्शियल प्रेशर, व्हाट इज पार्शियल प्रेशर? प्रेशर exerted by any individual gas in mixture of gases। अच्छा बेटा कुछ बुक्स में लिखा होता है इन ए मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस। हम नॉन रिएक्टिंग की टर्म यूज नहीं करते क्योंकि हम पार्शियल प्रेशर केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हैं, तो वहां पे तो केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं, कंटिन्यूअस रिएक्शन होता है। तो जनरली बेटा हम ये करते हैं, तो मैं अभी आपको इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताता हूँ। हम नॉन रिएक्टिंग की टर्म यूज नहीं करते, हम सिर्फ ये कह रहे हैं हमारे पास कोई मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसमें किसी एक गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होता है दैट इज पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर की प्रॉपर कैलकुलेशन रिलेटेड विद द मोल फ्रैक्शन वो हम यूनिट 7 में पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला जी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बेटा आपको एक चीज बता दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो बेटा मैं इसे समझा रहा हूं आपको। ये एक क्लोज कंटेनर है एंड दिस क्लोज कंटेनर कंटेन नाइट्रोजन गैस। हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, ये नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, दे आर कोलाइडिंग विद द वॉल ऑफ कंटेनर, दे आर एक्सर्टिंग द प्रेशर। तो हम वैसे ही फॉर द टाइम बिंग ये कह देते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर है वो 1 atm है। एटीएम इज ए यूनिट ऑफ प्रेशर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब बेटे इसी कंटेनर में विदाउट चेंज इन वॉल्यूम, विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम यहां पे लेट से नियॉन गैस इंजेक्ट कर दें, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हो गया, ऑब्वियसली प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, और अब लेट से 1.5 एटीएम आ गया। पहले सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन थी, दिस वाज ओनली फॉर नाइट्रोजन। उसे हम पार्शियल प्रेशर नहीं कह रहे थे बिकॉज इट वाज प्योर नाइट्रोजन। अब बेटा आपके पास मिक्सचर आ गया नाइट्रोजन एंड नियॉन का, ये Ne नियॉन एंड N2 इज नाइट्रोजन। अब आप इस 1.5 में ज़ाहिर है नियॉन गैस जब आपने इंसर्ट की तो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल तो चेंज नहीं हुए, क्योंकि हमने टेम्परेचर भी सेम रखा तो नाइट्रोजन की काइनेटिक एनर्जी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है कि जो नाइट्रोजन गैस थी उसका प्रेशर अब भी 1 atm है। जो एक्स्ट्रा इंक्रीज हुआ दैट इज ड्यू टू नियॉन। अब राइट नाउ नाइट्रोजन का प्रेशर इज पार्ट ऑफ दिस टोटल प्रेशर। इसको बेटा हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर, यानी दिस इज नॉट कंप्लीट प्रेशर ऑफ गैसेस इन कंटेनर। ये पार्शियल है, ये एक फ्रैक्शन है उस टोटल की बेटा। तो टोटल प्रेशर में नाइट्रोजन और नियॉन इन दोनों की फ्रैक्शंस हैं, इन दोनों की फ्रैक्शन को जब हम ऐड करते हैं तो टोटल प्रेशर बन जाता है। तो इसको इसी तरीके से आप इस प्रेशर को भी कह सकते हो पार्शियल प्रेशर।
तो प्रेशर exerted by any individual gas in a mixture of gases, उसे बेटा हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर। अच्छा, मिक्सचर में हर एक गैस का जो इंडिविजुअल प्रेशर होगा दैट इज द पार्शियल प्रेशर। लेट्स से यहां पे 5 गैसेस हैं, तो गैस 1 का जो प्रेशर होगा दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए 1, सॉरी। गैस 2 का जो प्रेशर होगा दैट इज नोन एज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 2 एंड सो ऑन। जो टोटल प्रेशर होगा यही अब हम पढ़ने जा रहे हैं। टोटल प्रेशर विल बी सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल गैसेस। मैं इसलिए बार बार एक चीज बता रहा हूं कि ये पार्शियल प्रेशर की डिटेल कैलकुलेशन, डिटेल वर्किंग हम इंशाल्लाह यूनिट 7 में केमिकल इक्विलिब्रियम में केपी में हम पढ़ेंगे जी। केपी एक कैलकुलेशन है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ पार्शियल प्रेशर होता है। यहां पे हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़नी है। ला क्या कहता है? टोटल प्रेशर इज सम ऑफ partial pressure of all gases in mixture। मैं बेटे इसे एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। जैसे हमने यहां पे कहा ना टोटल प्रेशर 1.5 एटीएम है, तो नाइट्रोजन का प्रेशर 1, नियोन का प्रेशर 0.5, इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो 1.5 हो गया। क्या हो गया बेटा? 1.5। अब मैं इसी चीज को थोड़ा सा और भी बेटा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है। ये देखिएगा बेटा, आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा है 2021 के पेपर का क्वेश्चन बेटा। एक मिनट में यहाँ पे ये नीचे वाली चीज को रब कर दूं ताकि हम यहाँ पे अगर वर्किंग करना चाहें तो आपको प्रॉब्लम ना हो बेटा। अब देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को अगर हम गौर से पढ़ें तो एग्जामिनर कह रहे हैं कि फ्लास्क क्यू कंटेन 5 डीएम क्यूब ऑफ हीलियम गैस एट 12 किलो पास्कल प्रेशर। ठीक हो गया बेटा, एक फ्लास्क है जिसमें हीलियम गैस है आपके पास और उसका वॉल्यूम और प्रेशर दिया। फ्लास्क आर कंटेन 10 डीएम क्यूब ऑफ नियॉन एट 6 किलो पास्कल प्रेशर। अब बेटा वो नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमें वो कह रहे हैं इफ फ्लास्क आर कनेक्टेड एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हाट इज दिस वन। तो देखो बेटा, आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है। एक को बेटा वो कह रहा है क्यू और एक को बेटा वो कह रहा है आर। मैं यहाँ पे सॉरी इधर ये कर लेता हूं ताकि आपको मैं प्रॉपरली समझा सकूं। ये बेटा हमारे पास वो कह रहा है क्यू है, इसमें बेटा हमारे पास हीलियम गैस है, इसका बेटा वो हमें कह रहा है कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो 5 डेसीमीटर क्यूब है, प्रेशर जो है बेटा वो हमारे पास 12 किलो पास्कल है। ये थोड़ा सा बड़ा है बेटा, इसे बेटा हम आर कह देते हैं। और आर को बेटा वो कह रहे हैं कि इसमें हमारे पास नियॉन गैस है। हम दोबारा भी देख लेते हैं। यस, उसने हमें क्या कहा हुआ है? द फ्लास्क आर कंटेन नियॉन गैस। इसका वॉल्यूम और प्रेशर भी बेटा वो हमें बता रहा है। इसका वॉल्यूम वो हमें कह रहा है 10 डीएम क्यूब और इसका प्रेशर बेटा वो हमें कह रहा है 6 किलो पास्कल। अब देखिए बेटा, हम इन दोनों फ्लास्क को इनको कनेक्ट कर देते हैं क्यू एंड आर को। जब आपने इन दोनों को कनेक्ट किया तो आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना आ गया? 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15 डीएम क्यूब। कितना आ गया बेटा? 15 डीएम क्यूब। अब देखिए बेटा, अगर आप गौर से देखें तो हीलियम गैस यहां पे 5 डीएम क्यूब कंटेनर में प्रेजेंट थी। अब हीलियम गैस 15 डीएम क्यूब कंटेनर में चली गई। 5 से कहां तक बेटा? 15। हीलियम का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ।
अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हीलियम का प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज। तो हम यहां पे लिखते हैं फॉर हीलियम, हम लिख देते हैं, हमने ये फार्मूला पढ़ा है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। P1 से मुराद है ओरिजिनल प्रेशर विच वाज 12 किलो पास्कल, V1 से मुराद है ओरिजिनल वॉल्यूम विच वाज 5, P2 हम कैलकुलेट करेंगे, V2 जो नया वॉल्यूम है 15, ये बेटा हमारे पास 15 ये वाला एक्चुअली है। अब बेटा आप P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, तो क्या वैल्यू आ जाएगी बेटा P2 की, 5 मल्टीप्लाई बाय 12। अच्छा जी बेटा मैं बता देता हूं, हमें कैसे पता चलेगा बोथ कंटेनर, देखो बेटा हम इन दोनों कंटेनर को कनेक्ट कर रहे हैं। एक बेटा आपके पास, वैसे मैंने तो यहाँ पे इनको थोड़ा सा वो किया, यूं आप कर लें बेशक, यानी इनकी वो विड्थ जो है वो आप समझ लें कि एक जैसी है, आपके पास लेंथ डिफरेंट आ गई। तो एक बेटा 5 dm³ का है, एक 10 dm³ का है, एंड एज पर क्वेश्चन हम कह रही हैं इफ द फ्लास्क आर कनेक्टेड, यहां पे उसने फ्लास्क कह दिया बेटा कंटेनर के बजाय। तो बेटा जब फ्लास्क को आप कनेक्ट करोगे तो जाहिर है एक ओवरऑल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एक 5 की एक 10 की है बेटा जी। तो ये चीज बेटा जी, अब बेटा यहां पे आपके पास आ गया 4 किलो पास्कल, आई एम श्योर कि 5 मल्टीप्लाई बाय 12 60 डिवाइड बाय 15 4 किलो पास्कल, यानी इस कंटेनर में आपके पास जो हीलियम गैस है उसका प्रेशर आ गया 4 किलो पास्कल। अब देखें ये हम डाल्ट क्या नाम है, वो अप्लाई करें, बॉयज लॉ अप्लाई करें कि हमारे पास क्या है, क्या रिलेशनशिप है एंड ऑल अदर थिंग्स बेटा जी। अगर बेटा हम इसी तरीके से नियॉन की बात कर रहे हैं and we use the same formula, same concept, P1V1 is equal to P2V2, यहां पे बेटा 6 मल्टीप्लाई बाय 10 50, एक मिनट, P2 मल्टीप्लाई बाय 15, ये 15 बेटा ये कंटेनर वाला है, अगेन बेटा आपके पास आ जाएगा P2 4 किलो पास्कल। तो इसका मतलब है इस कंटेनर में जो नियोन गैस है उसका प्रेशर भी बेटा हमारे पास आ गया 4 किलो पास्कल। अब देखें बेटा ये वाला जो प्रेशर है, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन। ला ये कहता है इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 किलो पास्कल। कितना आ गया बेटा, 8 किलो पास्कल। यानी हमने ये नहीं किया कि 12 और 6 को ऐड कर दियो, नो नॉट एट ऑल, हमने ओवरऑल देखा बेटा यहां पे। हम यहाँ पे मैंने आपको शुरू में कहा था कि ये जो हम गैस लॉस पढ़ रहे हैं दीज आर फॉर आइडियल गैसेस। जब हमने हीलियम गैस की बात की तो हमने इग्नोर किया वॉल्यूम ऑफ नियॉन को, जब हमने नियॉन की बात की हमने हीलियम को इग्नोर किया, इसलिए हमने हीलियम के वॉल्यूम को भी 15 dm³ कंसीडर किया, नियॉन के वॉल्यूम को भी 15 dm³ कंसीडर किया। हम ये कह रहे हैं कि दोनों गैसेस लोअर वॉल्यूम से हायर वॉल्यूम में जा रही हैं, दोनों का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं P1V1 is equal to P2V2 and we are finding the value। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 8, एक मिनट किधर है बेटा, इसमें 8 गिवन है, यस ए इज द आंसर। अब बेटा मुझे बताएं है कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? अच्छा अब बेटा मैं आहिस्ता आहिस्ता आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ आ रहा हूं। आखिरी चीज मैं आपको बता दूं बेटा, और वो बहुत आसान है, आप में से हर एक बच्चे को पता होगी, और फिर आइडियल गैस इक्वेशन इंशाअल्लाह ताला जी।
बल्कि मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी चीज पूछता हूँ, बेटा आप लोगों को आरटीपी का पता है? रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, एम राइट? अच्छा, कोई भी गैस है उसका 1 मोल है, आरटीपी पे उसका वॉल्यूम कितना होगा बेटा? 24 डेसीमीटर क्यूब। अच्छा बेटा, अगर हम 1 के बजाय 2 मोल कर लें, यानी ना तो हम टेम्परेचर को चेंज कर रहे हैं, ना ही हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल इंक्रीज कर रही हैं, तो ये बेटा कितना हो गया? 48। क्या मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस? इसको बेटा हम कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ, क्योंकि आप सबको पता है मोल जो होती हैं बेटा, दे आर लिंक्ड विद द एवोगैड्रोस, तो इसलिए बेटा हम इसे कहते हैं एवोगैड्रोस लॉ। तो बहुत आसान सा है, और इसके साथ ही हम आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव करेंगे। एवोगैड्रोस लॉ क्या है बेटा? वॉल्यूम ऑफ ए गैस। आपने एक पॉइंट नोट किया है, मैंने ये नहीं कहा वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस। क्यों? क्योंकि हम यहां पे मोल को चेंज करेंगे। जब मोल चेंज होंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज होगा, ऑटोमेटिकली मास चेंज होगा बेटा। तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू number of mole of gas at constant temperature, pressure. Volume of given mass of gas is directly proportional to number of mole of gas at constant temperature and pressure. यानी आप इसे यूं भी लिख सकते हो, V is directly proportional to N। अब बेटा मैं इन चीजों को, जितनी चीजें, जितने लॉज हमने पढ़े हैं, इनको बेटा मैं कलेक्टिवली अप्लाई करने जा रहा हूं बेटा। ठीक है? अच्छा, ये डिफरेंट चीजें बेटा हमारे पास होती हैं, तो मैं भी यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ये बेटा नोट कर लिया? अब हम ना यहाँ पे ना एक छोटी सी हेडिंग देंगे आइडियल गैस से पहले। कंबाइंड गैस लॉ। हम ना डिफरेंट गैस लॉस को कंबाइन करेंगे। हम ये पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बॉयल्स लॉ। हम ये पढ़ चुके हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये वाहिद केस था जहां पे हमने यूनिट को स्पेसिफाई किया। चार्ल्स लॉ बेटा आपके पास जी। हम ये पढ़ चुके हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, एवोगैड्रोस लॉ। अगर हम इन सबको कंबाइन करें बेटा, तो हम यहां पे लिख सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी ओवर पी। और बेटा हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को अगर हटाना चाहें, अच्छा, तो हम यहां पे कांस्टेंट कर देते हैं। अभी बेटा मैं आइडियल गैस इक्वेशन आपको नहीं बता रहा, हम इसी चीज से आइडियल गैस इक्वेशन भी लिखेंगे, लेकिन मैं अभी फिलहाल आपको एक और चीज बताने चाह रहा हूं। अब बेटा कांस्टेंट को एक साइड पे रहने देते हैं, तो कैन वी राइट पी वी
एक मिनट, ये यहाँ पे स्पेस इतनी नहीं है बेटा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। पी वी ओवर एन टी is equal to constant, or we can write P1 V1 over N1 T1 is equal to P2 V2 over N2 T2। इसको बेटा हम कहते हैं कंबाइंड गैस लॉ। यूं समझे हमारा यूनिट तकरीबन खत्म हो गया, क्योंकि इसमें सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन बट की है, और वो भी तकरीबन हम यहां तक डिराइव कर चुके हैं। सिर्फ कांस्टेंट की जगह पे हमने आर लगाना है और यूनिट को स्पेसिफाई कर देंगे। द ओनली थिंग जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये कि हम फिलहाल अभी हम आइडियल गैस की तरफ नहीं जा रहे, हम सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये जो प्रेशर है इसे हम इस साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एन और टी जब उस साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये बेटा आपके पास आ गया, तो ये हमने रीअरेंज कर लिया बेटा। तो इस चीज को हमने कंबाइंड गैस लॉ कहा। अब बेटे कंबाइंड गैस लॉ कब अप्लाई करना है और आइडियल गैस इक्वेशन कब अप्लाई करनी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता चलता कि कब हमने कंबाइंड गैस लॉ अप्लाई करना है और कब आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करनी है। मैं एक छोटी सी चीज आप लोगों को बता दूं, यहां पे ना ये मैंने एक प्रेशर ये दूसरा प्रेशर लिखा, ये एक वॉल्यूम ये दूसरा वॉल्यूम लिखा, ये एक नंबर ऑफ मोल ये सेकंड, ये एक टेम्परेचर ये सेकंड टेम्परेचर। जब हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स की जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, इस तरह डिफरेंट की दो या दो से ज्यादा की, एन बेटा नंबर ऑफ मोल, ये बेटा हमने यहां पे पढ़ा ना एन, मैं यहां पे लिख देता हूं नंबर ऑफ मोल। जब हमारे पास ज्यादा वैल्यू गिवन हो, यानी दो प्रेशर की वैल्यू गिवन हो और दो टेम्परेचर की, या दो टेम्परेचर की वैल्यू गिवन हो दो वॉल्यूम की, तो अंडर सच टाइप ऑफ सिचुएशन हम इसे अप्लाई करते हैं। और जब हर एक की एक एक वैल्यू गिवन हो, फिर हम आइडियल गैस पढ़ेंगे, वो हम अप्लाई करेंगे। तो अभी मैंने आपको आइडियल गैस नहीं बताई, मैं सिर्फ और सिर्फ ये देखिएगा बेटा, यहीं से मैं आपको बताता हूं। एग्जामिनर हमें कह रहा है कैलकुलेट इन मोल, एक वॉल्यूम बताया, एक प्रेशर बताया, एक टेम्परेचर, दैट्स इट। यानी हमें जो प्रेशर बता रहे हैं हम इसे P1 कहेंगे, तो P2 हमारे पास नहीं है, मीन वी आर हैविंग ओनली वन प्रेशर वैल्यू, ओनली वन वॉल्यूम वैल्यू, ओनली वन टेम्परेचर वैल्यू। हम आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, हम कंबाइंड गैस लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। कंबाइंड गैस लॉ के लिए हमें कम से कम दो क्वांटिटीज की एक से ज्यादा वैल्यूज पता होनी चाहिए। अब ऑब्वियसली हमने आइडियल गैस इक्वेशन अभी तक नहीं पढ़ी, इसलिए बेटा मैं यहाँ पे इसकी वो नहीं लिख रहा। अब मैं पहले नंबर पे आपको इसको अप्लाई करना सिखाता हूँ, फिर बेटा ऑब्वियसली आप लोगों के साथ हूँ मैं, और आपको इंशाअल्लाह ताला बाकी चीजें बताता हूँ। जी बेटा, ये क्वेश्चन आपको नजर आ गया। ओके, ये क्वेश्चन, वैसे आप लोग तंग तो नहीं होते, मैं क्लास को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ 2-4 मिनट। कौन कौन है जो तंग होता है जी? अच्छा नहीं होते जी, वेरी गुड, जिंदाबाद बेटा जी। ठीक है, असल में आई ट्राई माई बेस्ट की जी आप लोगों का जो ट्रस्ट है वो मेंटेन रहे, और 100% इंशाल्लाह ताला हमारी कलेक्टिव एफर्ट से अच्छे ग्रेड्स हैं।
ये बेटा हमारे पास एग्जामिनर हमें बता रहा है 0.1 ग्राम ऑफ वोलेटाइल लिक्विड फॉर 0.25 डीएम क्यूब ऑफ वेपर एट दिस। अब देखें, आपके पास टेम्परेचर की एक वैल्यू और यहां पे बेटा आपको वॉल्यूम की एक वैल्यू दे दी। अगर आगे हम चलें तो वो कहता है कि 1 मोल ऑफ वेपर ऑक्युपाइज दिस मच। अब आप बड़े क्लियरली देख सकती हैं कि ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है। वॉल्यूम की हमें दो वैल्यूज दे दी। मैं डिफरेंट कलर से कर लेता हूं। ये टेम्परेचर है, ये भी टेम्परेचर है। टेम्परेचर की भी बेटा उसने हमें दो वैल्यू दे दी। तो मैंने आपको कहा है कि हमें एटलीस्ट दो क्वांटिटीज की एक से ज्यादा वैल्यू दे, देन वी विल अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन, सॉरी कंबाइंड गैस लॉ। ये जो हमने पढ़ा है ना, कंबाइंड गैस लॉ, P1V1/N1T1 इज इक्वल टू P2V2/N2T2। ये कब हम अप्लाई करेंगे? जब कम से कम दो क्वांटिटीज की एक से ज्यादा वैल्यू दे। जैसे उसने यहां पे हमें वॉल्यूम की भी दो वैल्यूज दे दी, टेम्परेचर की भी दो वैल्यू दे दी। जो पहले मैंने क्वेश्चन दिखाया था उसमें एक एक वैल्यू थी। तो मैं बेटा आपकी सहूलत के लिए इसी जगह पे इंस्टेड ऑफ एनीवेयर एल्स मैं यहीं पे लिख देता हूं P1V1/N1T1 इज इक्वल टू P2V2/N2T2। अच्छा, अगर आप गौर से देखें तो उसने हमें यहां पे जो प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा, यहां पे भी बेटा उसने हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा। इसका मतलब है प्रेशर कांस्टेंट है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1 होती है बेटा। बाय द वे बेटा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या मैं P1 को बेटा कैंसिल कर सकता हूं, P1 और P2 को बेटा? क्यों बेटा मैं कैंसिल कर रहा हूं इसे? क्योंकि यहां पे भी उसने क्या लिखा है बेटा, you can clearly see this thing, atmospheric pressure and atmospheric pressure same thing। दोनों में ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो कैंसिल कर दिया बेटा हमने से। V1 ये पहले नंबर पे उसने दिया 0.25 डीएमक्यू। यूनिट हम चेंज नहीं करेंगे सवाई टेम्परेचर के, क्योंकि लॉ के अंदर हमने ये पढ़ा है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर को एट एवरी कास्ट कैंसिल। ये वॉल्यूम V1 हमारे पास आ गया, ये मैं यहां पे लिख देता हूं V1। ये T1 आ गया, ये 100 डिग्री सेल्सियस है। इसे बेटा अगर हम केल्विन में करें तो ये बेटा 373, ये बेटा हमने यहां पे कर दिया डिवाइड बाय 373 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल। अब नंबर ऑफ मोल तो उसने नहीं बताया, उसने तो मैथ्स बताया। अब आप सबको पता है मोल इज इक्वल टू mass over mr, yes या नो बेटा? मोल इज इक्वल टू व्हाट बेटा? mass over mr। तो अब बेटा हम यहां पे mass की वैल्यू देखते हैं। mass हमारे पास है 0.10 डिवाइडेड बाय mr। याद रखें जब आप डिवाइड कर रही होती हो, डिवाइड ओवर डिवाइड, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। दिस इज वेरी सिंपल मैथमेटिकल टर्म। अभी फिलहाल हम इसे शिफ्ट नहीं करते, इज इक्वल टू। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास वॉल्यूम है 22 पॉइंट, एक मिनट में से ब्लैक कलर से यूज कर रहा था, 22.4, नंबर ऑफ मोल है 1 और 0 डिग्री सेल्सियस में 273 कैलोरी। अब बेटे ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इस इक्वेशन को बेटा हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। मैंने आपको कहा कि एम आर जो है बेटा आपके पास ये शिफ्ट हो जाएगा
ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हम इसे जब शिफ्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MR रेड कलर से मल्टीप्लाई बाय 0.25 divided by 0.10 multiplied by 373 is equal to 22.4। 1 से जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इट रिमेन अनचेंज। हमारा फोकस, हमारा टारगेट क्या है? MR। हम बाकी चीजों को बेटा शिफ्ट कर देंगे। तो हम यहाँ पे बेटा, मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, MR is equal to 22.4 मल्टीप्लाई बाय 0.10 साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 373 डिवाइडेड बाय 273 मल्टीप्लाई बाय 0.25। तो ये बेटा आप क्लियरली देख सकते हो आपके पास कौन सी ऑप्शन आ गई? आई थिंक सो डी आ गई, 0.1 0.1 373 22.4, यस। और ये आ गई बेटा। अच्छा, मोल 0.025 है बेटा, सॉरी मैं यहाँ पे मोल थोड़े से कम ले रहा था, आप लोगों ने भी नहीं बताया, लगता है खफा थे। कोई बात नहीं बेटा, आप खफा होती हैं तो क्या करें बेटा, मैंने इंशाल्लाह पूरी कोशिश करनी है कि आपका ग्रेड अच्छा है इंशाल्लाह। 0 तो ये बेटा डिस्टेंस। अब मेरे बच्चों, आपको मेरी बात की समझ आई? हमें एग्जामिनर, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल, ये जो 4 क्वांटिटीज हैं, इनमें से एटलीस्ट 2 क्वांटिटीज की दो वैल्यू प्रोवाइड करे, देन वी यूज कंबाइंड गैस लॉ। और अगर हमें वो हर एक की एक एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ओनली वन वैल्यू, तो उस सिचुएशन में बेटा हम क्या करेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन। आपको समझाने के लिए, अभी हमने आइडियल गैस इक्वेशन मेरे बच्चों नहीं पढ़ी, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। ये देखें, मास है, एक ही टेम्परेचर है, एक ही प्रेशर है। ना तो वो प्रेशर की हमें एक्स्ट्रा वैल्यू बता रहे, ना नंबर ऑफ मोल की कोई एक्स्ट्रा वैल्यू बता रहे, ना वो टेम्परेचर की कोई एक्स्ट्रा वैल्यू बता रहा है। तो यहां पे हम 42 क्वेश्चन में कंबाइंड गैस लॉ यूज नहीं करेंगे। नो, दिस इज द वे, दिस इज द प्रोसीजर हाउ वी डू द क्वेश्चन।